हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम। आज हम पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ब्लड किससे मिलकर बना होता है। ब्लड मिलकर बना होता है प्लाज्मा और प्लाज्मा से। प्लाज्मा कितना होता है आपके 55% प्लाज्मा होता है और 45% आपके क्या होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये ब्लड के कंपोनेंट है जिसके अंदर सबसे पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एफएफपी, क्रायोप्रेसिपिटेट, ग्रेनुलोसाइट्स, एल्बुमिन्स, इन चीज़ों को आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो इसको आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ्यूजन के द्वारा आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन के द्वारा आप इसमें ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो। अगर इन चीज़ों का क्या हो जाए, कम हो जाए तो उसके कारण तो ये मैंने ब्लड के अंदर पहले बताया है कि ब्लड नॉर्मल कितना होता है। ठीक है, 7% बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 7% होता है। तो लगभग 6 से 7 लीटर के करीब ब्लड होता है। उसके अंदर टोटल ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, आरबीसी कितने परसेंट होती है और कितने परसेंट आपके डब्ल्यूबीसी होती है, कितने परसेंट आपके प्लेटलेट्स होती है, तो वो मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके इसके अंदर देखो ब्लड 8%, अदर फ्लूइड्स जो हैं वो 92% होते हैं बॉडी के अंदर। तो 8% के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर जो 55% है, देखो ये 55% जो क्या है प्लाज्मा है। जो 55% दिख रहा है आपको, ये जो 55% दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, प्लाज्मा दिख रहा है। ठीक है, प्लाज्मा है। और जो ये 45% है इसमें जो है आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या है प्लेटलेट्स हैं। ये 45% के अंदर आती हैं। अब इस 55% के अंदर क्या क्या आता है, तो 55% के अंदर आता है 7% प्रोटीन। प्रोटीन कितना परसेंट होता है, तो आपके होते हैं प्रोटीन 7% होता है प्रोटीन। ठीक है, 7% होता है प्रोटीन। ये होता है 7%। उसके अंदर वाटर होता है आपके, वाटर जो है वो 91%। ठीक है, 91% वाटर है। अदर सॉल्यूशन 2% है। अदर जो सॉल्यूशन है वो है आपके 2% के करीब। अब प्लेटलेट जो होते हैं वो 1.5 लाख से 4 लाख के करीब नॉर्मल होते हैं। आपके मैंने बताया था प्लेटलेट जो है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक मान सकते हो। और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो डब्ल्यूबीसी जो है आपके 4000 से 11000 तक नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर ये कम है तो डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। उसके बाद में आरबीसी जो इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, आरबीसी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं। आरबीसी जो है वो कम से कम होती है 4.2 से 6.2 मिलियन में होती है। ठीक है,
ये मिलियन में होती है, तो 4.2 से 6.2 मिलियन तक होती है। उधर उसके बाद में जो है प्रोटीन के अंदर जो एल्बुमिन होता है, अब इस 7% में प्रोटीन में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन में होता है वो होता है आपके एल्बुमिन। क्या होता है? एल्बुमिन जो होता है वो होता है आपके 57%। 57% होता है। कितना होता है? 57%। दूसरा जो होता है, ये तो हो गया फर्स्ट। दूसरा जो होता है आपका ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है वो आपके 38%। फाइब्रिनोजन जो होता है, फाइब्रिनोजन जो होता है वो 4%। प्रोथ्रोम्बिन होता है वो 1%। जो रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रिनोजन वगैरह काम करते हैं, वो इसके परसेंटेज है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर एल्बुमिन होता है। और उसके अंदर भी अदर जो आयन है, मैंने ये बताया था अदर आयन, ये 2% है। उसके अंदर न्यूट्रिशन, आयंस, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस और रेगुलेटरी सब्सटेंस। न्यूट्रिशन आयंस में सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, बहुत सारे, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट न्यूट्रिशन हो सकते हैं, गैसेस हो सकती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, सारी गैसेस इसके अंदर है। उसके बाद में रेगुलेटरी सब्सटेंस होते हैं, कुछ ये होते हैं। अब है दूसरा WBC का टाइप। WBC के जो टाइप होते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं WBC को, ठीक है। WBC को कम होना ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस बढ़ना। पहला है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, जो मैंने उसके अंदर बताया थे क्लास में, पिछली क्लास में। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स वो होते हैं 60 से लेके 70% तक, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स होते हैं आपके 60 से लेके 70% तक। उसके बाद में होते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं 20 से लेके 25% तक। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं 60 से 70%। उसके बाद में लिम्फोसाइट्स होते हैं 20 से 25%। उसके बाद में होते हैं मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स होते हैं आपके 3 से लेके 8% तक। उसके बाद में इसिनोफिल्स होते हैं, इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स होते हैं 2 से लेके 4% तक। उसके बाद में लास्ट आपके होते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स होते हैं 0.5 से लेके 1% तक। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया? न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद में लिम्फोसाइट्स 20 से 25%। मोनोसाइट्स जो होते हैं 3 से 8%। इसिनोफिल्स होते हैं 2 से 4%। बेसोफिल्स होते हैं 0.5 से 1%। अब जिस चीज़ की कमी होती है वही हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उसी चीज़ का हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैक्ड रेड ब्लड सेल, RBC। RBC का ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, पैक्ड रेड ब्लड, इसको RBC को हम क्या बोलते हैं? PRBC, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है पैक्ड रेड ब्लड सेल, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। अभी हमने पढ़ा था कि RBC की जो है नॉर्मल रेंज होती है 6 से 6 मिलियन, 0.46 से 6 मिलियन के करीब नॉर्मल रेंज होती है। जब इसकी मात्रा कम होती है तो पैक्ड रेड सेल चढ़ाया जाता है। तो पैक्ड रेड सेल्स है ये चढ़ाया जाता है। पैक्ड, P का मतलब है पैक्ड रेड सेल ओनली कंटेनिंग RBC। इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ RBC होती है, रेड ब्लड सेल होती है। RBC की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसके अंदर ओनली रेड ब्लड सेल होती है। उसके अंदर WBC नहीं होती है, नो WBC नहीं होती है। प्लेटलेट नहीं होता है, नो WBC, नो प्लेटलेट और नो प्लाज्मा। इनका मतलब है इसके अंदर ना तो प्लाज्मा होता है, ना WBC होता है, ना प्लेटलेट होता है। सिर्फ क्या होती है? सिर्फ ओनली फॉर RBC होती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? सिर्फ RBC होती है। इसके अंदर क्या होती है? सिर्फ RBC होता है। तो WBC नहीं होती है, प्लेटलेट नहीं होती है, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता है, ये नहीं होता। इसका यूज क्या होता है? तो इसका प्राइमरी यूज है एनीमिया। अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है, खून की कमी है,
तो उसको बढ़ाने के लिए आप आरबीसी चढ़ा सकते हो, पैक्ड रेड सेल चढ़ा सकते हो, पीआरबीसी चढ़ा सकते हो। इंक्रीज द एचबी, ये क्या करेगी, एचबी को बढ़ाएगी, हीमोग्लोबिन जो है उसको बढ़ा देगी, एचसीवी और हीमोक्रेट वैल्यू जो है उसको बढ़ा देगी, एचसीवी और हीमोक्रेट की जो वैल्यू है उसको बढ़ा देगी। आपके अंदर बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा को बढ़ा देगी, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देगी, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडरी यूज, ये तो हो गया प्राइमरी यूज, ये तो हो गया इसका प्राइमरी यूज। सेकेंडरी यूज इसका है ब्लीडिंग, अगर किसी पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग है तो पीआरबीसी चढ़ा सकते हैं। पीपीएच है पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच का मतलब है पोस्टपार्टम हेमरेज, अगर पीपीएच है तो चढ़ा सकते हैं। एपीएच का मतलब है एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है। पीपीएच का मतलब हो गया पोस्ट पार्टम हेमरेज, हेमरेज ब्लीडिंग है, पोस्टपार्टम हेमरेज यानी ब्लीडिंग है, पोस्टपार्टम हेमरेज की ब्लीडिंग है तो उसके अंदर चढ़ा सकते हैं। और अगर एपीएच है एंटीपार्टम हेमरेज है तो उसके अंदर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज या एंटीपार्टम हेमरेज है तो चढ़ा सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म वापस लिख देता हूं एक बार, पोस्ट पार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज। और एपीएच की फुल फॉर्म होती है एंटीपार्टम हेमरेज। एपीएच की फुल फॉर्म होती है एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज और एंटीपार्टम हेमरेज इसके अंदर चढ़ा सकते हैं। कोई ट्रॉमा हो गया तो उसके अंदर चढ़ा सकते हैं, सर्जरी हो गई तो उसके अंदर ये ब्लड चढ़ा सकते हैं, पीआरबीसी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में इसका वॉल्यूम जो होता है ये कितनी मात्रा में होता है, तो ये 250 ml होता है। ये कितना होता है, पीआरबीसी कितना होता है, 250 ml होता है, ठीक है। प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा, ये लगभग कितना होता है, 250 ml होता है, लेकिन 10-20 ml 20 ml ऊपर नीचे हो सकता है, यानी 20 ml ज़्यादा भी हो सकता है, 20 ml कम भी हो सकता है, ठीक है। 20 ml ज़्यादा हो सकता है, 20 ml कम हो सकता है। स्टोरेज जो इसका टाइम है वो है आपके 35 डेज, ठीक है। इसका जो स्टोरेज टाइम है वो है 35 डेज। इन किसके अंदर स्टोरेज टाइम है, तो CPDA के अंदर इसका टाइम है 35 डेज। 35 डेज तक इसको स्टोरेज कर सकते हैं और 5 वीक तक कर सकते हैं। 35 डेज ये 5 वीक तक कर सकते हैं। तो CPDA की फुल फॉर्म क्या होती है, C का मतलब सिट्रेट, P का मतलब होता है फॉस्फेट, D का मतलब होता है डेक्सोज, A का मतलब होता है एडेनिन, ठीक है। तो सिट्रेट बाइंड विद द कैल्शियम, ये क्या करता है, कैल्शियम के साथ में बाइंड करता है एंड प्रोड्यूस एंटीकोगुलेंट इफेक्ट, और कैल्शियम के साथ में बाइंड करके एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ये लाता है, ठीक है। ये एंटीकोगुलेंट इफेक्ट किसके साथ में बाइंड होके, तो ये सिट्रेट बाइंड विद द कैल्शियम प्रोड्यूस एंटीकोगुलेंट इफेक्ट। उसके बाद में फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या करता है, हेल्प इन एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद में डेक्सट्रोज है जो है प्रोवाइड एनर्जी, डेक्सट्रोज क्या करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है डेक्सट्रोज।
उसके बाद में ए का मतलब होता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ए का मतलब होता है एडेनिन टू हेल्प इन एटीपी फॉर्मेशन। कैल्शियम इज फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर। कैल्शियम क्या होता है? फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर है, तो ये एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो एटीपी की फुल फॉर्म जो क्या होती है? एडिनोसिन। क्या होती है? एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। और कैल्शियम इज द फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर। कौन सा फैक्टर होता है? कैल्शियम फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर होता है। जो मैंने यहाँ बताया था कि कैल्शियम क्या करता है? बाइंड करता है, प्रोड्यूस एंटीकोगुलेंट इफेक्ट लाता है, तो ये फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर है। HCV तो टोटल परसेंटेज ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड HCV। HCV किसे बोलते हैं? तो टोटल परसेंटेज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो टोटल परसेंटेज होता है उसको हम बोलते हैं HCV। ठीक है, HCV बोलते हैं। तो टोटल परसेंटेज ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड HCV। नॉर्मल वैल्यू ऑफ HCV इज 45%। तो 45% इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, मेल और फीमेल के अंदर 45% नॉर्मल HCV की वैल्यू होती है। HCV इंटू 3 एक HB इंटू 3 तो बराबर HCV। ठीक है, HCV होता है। तो अगर एक HB बराबर 3 HCV। ठीक है, तो अगर कैसे निकालनी है? तो मेल के अंदर कम से कम कितना है? 14 से 16 HB है। अगर किसी के अंदर 14 से 16 के करीब HB है तो इंटू 3 कर दो तो कितना हो जाएगा? इस यहाँ पे 16 से इंटू किया है इसको, है ना, यहाँ पे 16 से इंटू किया है तो कितना हो जाएगा? 48 होगा ना। ठीक है, 48% हो गया। इस तरह से एस क्या निकाल सकते हो? HCV निकाल सकते हो। अगर किसी पेशेंट का HCV निकालना है तो उसके लिए आपको अगर किसी पेशेंट का HB पता है तो उसका HCV भी निकाल सकते हैं। अगर पेशेंट का HCV है 10, मतलब पेशेंट का HB है 10, अगर पेशेंट का HB 10 है, पेशेंट का HB दिखाई दे रहा है, पेशेंट का HB है 10, तो 10 को अगर 3 से इंटू करोगे तो बराबर 30% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हो। तो 30% है तो मतलब कम है, और जो नॉर्मल वैल्यू होती है लगभग 45% होती है, तो ये क्या हो गया? कम हो गया, तो आरबीसी की वैल्यू कम आ रही है। और तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो HCV। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का। तो ये हो गया इन CPDA के अंदर 35 डेज यानी 5 वीक तक आप क्या कर सकते हो? आरबीसी को स्टोर कर सकते हो। तो CPDA की फुल फॉर्म मुझे मैंने बता दी। उसके बाद में इन SAGM इसके अंदर आप एडिटिव सॉल्यूशन CPDA मिला के 42 डेज तक रख सकते हो और 6 वीक तक रख सकते हो। एक तो तरीका हो गया ये, एक तो तरीका हो गया ये वाला। दूसरा तरीका क्या है? CADM, इसका भी फुल फॉर्म बता देंगे अभी। CADM ठीक है, एडिटिव सॉल्यूशन, और CPDA। इसके अंदर CPDA के अंदर पहला है S का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। ठीक है, और A का मतलब होता है एडेनिन, G का मतलब होता है ग्लूकोज, M का मतलब होता है मैनिटोल। तो ये जो SAGM है इसकी फुल फॉर्म होती है S का मतलब सलाइन, A का मतलब एडेनिन, G का मीन्स ग्लूकोज, M का मीन्स मैनिटोल। इस सॉल्यूशन के साथ में CPDA को मिला दे, सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सोज, एडेनिन को भी मिला दे, तो उसको कितने दिनों तक रख सकते हैं? 42 दिन तक रख सकते हैं, और 42 दिन में 6 वीक तक। ठीक है, लगभग 6 वीक तक रख सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन टाइम, इसका जो ट्रांसफ्यूजन टाइम है वो कितना होना चाहिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइम कितना होना चाहिए? ठीक है, तो ये 2 से 4 घंटे के अंदर ये चढ़ना चाहिए। RCB जो है, RBC है, PRBC है,
वो कम से कम 2 से 4 आवर्स के अंदर चढ़नी चाहिए। 2 से 4 आवर इसका मैक्सिमम जो है वो होता है टाइम। कितना टाइम? 2 से 4 आवर्स, ठीक है, 2 से 4 आवर। मैक्सिमम 4 आवर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे ले सकते हो। आफ्टर 4 आवर रिस्क ऑफ सेप्सिस इंक्रीज। 4 घंटे से ज़्यादा लेते हो अगर ब्लड चढ़ाने में तो सेप्सिस की रिस्क रहती है, सेप्सिस होने की बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रोथ कैन बी अकर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकती है क्योंकि कारण धीरे धीरे चढ़ाने से क्या है उसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है। तो इसीलिए कम से कम 4 घंटे में तो चढ़ा ही देना चाहिए, ठीक है। 2 से 4 घंटे लगा सकते हो, तो कम से कम 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद में मिनिमम 2 से 4 आवर, मिनिमम 0 आवर्स, ठीक है। स्टोर टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जा सकता है? तो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर किया जा सकता है। कितने डिग्री पे? 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे। इफेक्टिवनेस 1 यूनिट पीआरबीसी इंक्रीज 1 ग्राम एचबी। एक अगर पीआरबीसी चढ़ाते हैं, 1 यूनिट पीआरबीसी चढ़ाते हैं तो 1 एचबी को बढ़ा देती है, 1 एचबी को बढ़ा देती है। और 1 एचबी बढ़ेगा तो एचसीबी कितना बढ़ेगा? 3% बढ़ेगा ना। अभी बताया था 1 एचबी में 3% एचसीबी होता है, तो लगभग 2 से 3 एचसीबी बढ़ जाएगा, 1 ग्राम एचबी बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। तो 1 यूनिट पीआरबीसी चढ़ाने से 1 ग्राम एचबी बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, और 2 से 3% एचसीबी बढ़ जाता है। उसके बाद में नोट, इफ द पेशेंट हैज नो प्रीवियस हिस्ट्री, पेशेंट की कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। अगर पेशेंट को कोई पेशेंट हैज नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यूज वास्ट आरबीसी, अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री है उसे इन्फेक्शन की, ब्लड रिएक्शन की, तो उसे वास्ट आरबीसी दे सकते हैं, ठीक है। वाइल होल ब्लड, सॉरी, अब ये तो हो गया आपके पीआरबीसी की बात हो गई, आरबीसी की बात हो गई, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं ऑल ब्लड। ऑल ब्लड के बारे में, जिसके अंदर सारा ब्लड रहता है, ठीक है। ऑल ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। अब दूसरा है ऑल ब्लड। ऑल ब्लड इज कंटेन ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन। इट कंटेन ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन। इसके अंदर जो क्या है, ब्लड सेल्स रहती है। इसके अंदर ऑल ब्लड में सारा ब्लड है, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सारा जो है उसके अंदर है। तो ये जो है यूज किस में किया जाता है? इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सब रहता है, ठीक है। ब्लड कंटेन और सारा ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। तो ये ब्लीडिंग के अंदर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग होगी है, पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज, ट्रॉमा, सर्जरी, इनके अंदर इसको चढ़ाते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी एनीमिया है तो चढ़ा सकते हैं। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है वो होता है 350 ml, ठीक है। ये 350 ml के करीब होता है। 14% CPDA, 14% CPDA यानी 49 ml। 400 ml, ये तो 49 ml रहता है, उसके अंदर रहता है 14% CPDB है, ठीक है। और 400 ml मदर बैग, मदर बैग में 400 ml रहता है। अब मेल के अंदर डोनर वेट कितना होना चाहिए? अगर कोई डोनेट कर रहा है तो उसका वेट कितना होना चाहिए? तो मेल के अंदर 50 से 60 kg होना चाहिए इसका वेट। ब्लड डोनेट करते हैं तो यही करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो वेट होना चाहिए जो मेल डोनर का, वो होना चाहिए 50 से 60 किलो के करीब। फीमेल का जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 45 से 55 किलो।
इफ द वॉल्यूम इज इंक्रीज 14% CPDBA यूज फॉर ईच 100 ml ऑफ ब्लड। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो 14% CPDA का यूज करना चाहिए ईच 100 ml के लिए, हर 100 ml के लिए, ठीक है। उसके बाद में है बी नेक्स्ट 450 ml फॉर 40 ml प्लस 14% CPDBA 63 ml और 500 ml तो टोटल हो गया 513 ml, ठीक है। तो डोनर वेट कितना होना चाहिए? डोनर वेट होना चाहिए 60 kg होना चाहिए। फीमेल का होना चाहिए 55 kg से ऊपर, इसका 60 kg से ऊपर होना चाहिए, इसका 55 kg से ज़्यादा होना चाहिए। एज ऑफ डोनर 18 से 60 वाला दे सकता है। एज कितनी होनी चाहिए डोनर की? कम से कम 18 से 60 के करीब एज होनी चाहिए, ठीक है। एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 के करीब होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके HB कितना होना चाहिए डोनर का? तो कम से कम HB होना चाहिए 12 से ज़्यादा, 12.5 से ज़्यादा HB होना चाहिए, तभी वो ब्लड डोनेट कर सकता है। 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो 2 से 6, इसका भी कितना है? 2 से 6 डिग्री सेल्सियस। तो RBC और ऑल ब्लड का सेम है, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में ट्रांसफ्यूजन टाइम उसका भी इतना ही है जितना RBC में लगाते हैं, 2 से 4 घंटे, नॉट मोर देन 4 आवर्स। 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना है, रीजन मैंने पहले बता चुका है। स्टोरेज टाइम इसका भी 35 डेज, 35 दिन होता है, 35 दिन के बाद में खराब हो जाता है, ठीक है। इफेक्टिवनेस इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। इंक्रीज 1 ग्राम DL HB एंड 2 to 3% SCB, ये कितना? 1 HB को बढ़ा देगा। होल ब्लड चढ़ाएंगे तो 1 HB बढ़ेगा, 3% SCB बढ़ जाएगा। रिलीव सिम्टम ऑफ शॉक, शॉक के जो सिम्टम है उनको रिलीव करेगा। विच अपेयर ड्यू टू हेमरेज, हेमरेज के कारण कोई शॉक सिम्टम आ रहे हैं तो उसको कम कर देगा। तो ये इसका इफेक्टिवनेस है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके है प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। कब चढ़ाते हैं? PPA FFP, इसको क्या बोलते हैं? FFP बोलते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, FFP। प्लाज्मा एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं इसको, एक्सपेंडर बोलते हैं, प्लाज्मा एक्सपेंडर। इट कंटेन प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें क्या होता है? ये ओनली प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसके अंदर जो है ओनली क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा। इसके अंदर सेल्स नहीं रहती है, जो सेल्स है वो नहीं रहती है, जो मैंने बताई थी RBC WBC वो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये तीनों नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर सिर्फ प्लाज्मा है। तो इट कंटेन प्लाज्मा प्रोटीन, क्लोटिंग फैक्टर, इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन रहते हैं, क्लोटिंग फैक्टर रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, एक्सेप्ट ब्लड सेल्स, एवरी ब्लड सेल्स। इसके अंदर सिर्फ कौन सी नहीं होती? RBC WBC प्लेटलेट्स नहीं होती, बाकी सब होते हैं। उसके बाद में इसका वॉल्यूम जो है कितना होता है? 200 से 250 ml, 200 से 250 ml रहता है। 200 से कितना रहता है? 250 ml रहता है। यूज, इसका जो यूज है प्लाज्मा डिप्लेशन और क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी वाले पेशेंट के अंदर दिया, जिसको क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है, कमी है, उसको देते हैं। उसके बाद में इन्फ्यूजन टाइम इसका बहुत कम लगता है, 15 से 30 मिनट के अंदर ये चढ़ जाता है, ठीक है। कम से कम 15 से 30 मिनट के अंदर ही इसको चढ़ा दिया जाता है, 15 से 30 मिनट लगते हैं। स्टोरेज टाइम इसका 1 ईयर रहता है, ये 1 साल तक स्टोर किया जा सकता है। स्टोरेज टेम्परेचर इसका -40 डिग्री सेल्सियस, इसका जो टेम्परेचर है स्टोर करने का वो -40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, ठीक है। इट यूज विथ 2 आवर्स ऑफ थ्रोइंग वार्निंग, ये इसको यूज करना चाहिए 2 घंटे के अंदर अंदर इस टेम्परेचर से बाहर निकालने के बाद में। उसके बाद में प्लेटलेट्स, ये तो हो गए प्लाज्मा। अब है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स
कितनी होती है 1.5 लाख से 4 लाख तक नॉर्मल होती है। इट कंटेन ओनली प्लेटलेट्स, इसके अंदर सिर्फ क्या होती है प्लेटलेट्स ही होती है। सिर्फ क्या होती है आरबीसी अलग चढ़ा दी, डब्ल्यूबीसी चढ़ा दी, प्लाज्मा चढ़ा दिया, अब बचा प्लेटलेट्स। इसके अंदर ओनली प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये यूज कब किया जाता है जब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, मतलब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो कौन से कारण हो सकती है डेंगू की जो बीमारी होती है उसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी होती है। उसके बाद में आइडियोपैथिक थ्रोम्बोलाइटिक पुरपुरा, कुछ आइडियोपैथिक रीजन भी हो सकता है और अदर रीजन हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया के कारण हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों की कमी हो सकती है। एप्लास्टिक एनीमिया जो है उसमें तीनों की कमी हो सकती है। टेस्ट क्या करते हैं डेंगू के अंदर, ट्यूनिकेट टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में रैंडम डोनर ऑफ प्लेटलेट्स और सिंगल डोनर ऑफ प्लेटलेट्स। तो पहला है आरडीपी और एसडीपी, ये इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो कभी कभी प्लेटलेट्स में पढ़ा होगा कि आरडीपी चढ़ा दी, ठीक है, आरडीपी हो गई, एसडीपी हो गई। तो आरडीपी क्या होती है, एसडीपी क्या होती है, आरडीपी और एसडीपी, आरडीपी और एसडीपी। तो इसके अंदर है ये है आरडीपी। आरडीपी में है अफेरेसिस फ्रॉम मदर बेग वॉल्यूम 350 ml, ठीक है, 350 ml वॉल्यूम लेते हैं, उससे जो कितना निकलता है वॉल्यूम 50 ml 1 एसडीपी, ठीक है, वॉल्यूम 1 एसडीपी 4 to 6 एसडीपी। तो 50 ml में एक बन जाती है, एक 50 ml में एक एसडीपी बन जाती है। तो कितनी हो गई टोटल 4 से 6 एसडीपी तैयार हो सकती है। लेस इफेक्टिव रहती है, लेस कॉस्टली रहती है। आरडीपी जो रहती है वो लेस इफेक्टिव और लेस कॉस्टली रहती है, लेस इफेक्टिव और लेस कॉस्टली रहती है। ये 50 ml में एक एसडीपी, तो टोटल में कितनी हो गई 4 से 6 एसडीपी। लेस इफेक्टिव, लेस कॉस्टली मतलब सस्ती रहती है। इंक्रीज 500 से 10,000 प्लेटलेट्स, ये एक बार चढ़ाने एक एसडीपी चढ़ा दी तो 5,000 से 10,000 प्लेटलेट्स बढ़ा सकती है, ठीक है, 5,000 से 10,000 प्लेटलेट्स बढ़ा सकती है। एसडीपी इसके अंदर तो रैंडम था, इसके अंदर था सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। एसडीपी हो गया सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। इसके अंदर जो है फेरेसिस फ्रॉम द हेल्थी डोनर वॉल्यूम, हेल्थी डोनर वॉल्यूम कितना रहता है 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर। उसके अंदर 250 ml इसका वॉल्यूम रहता है। मोर इफेक्टिव रहती है, मोर कॉस्टली रहती है, और ये इंक्रीज कितनी कर देती है कम से कम 40,000 से 50,000 प्लेटलेट काउंट कर देती है। इसका वॉल्यूम 250 ml रहता है, ये 250 ml निकाल लेते हैं। और मोर इफेक्टिव रहती है, मोर कॉस्टली रहती है, ज़्यादा कॉस्टली रहती है, और इंक्रीज 40,000 से 50,000 प्लेटलेट बढ़ा देती है। और जो आरडीपी रहती है वो 5,000 से 10,000 प्लेटलेट बढ़ाती है। तो ये जब किसी के डेंगू हो और उसकी प्लेटलेट काउंट 10,000 या 20,000 से नीचे चली गई हो, 20,000 से नीचे जाने लग गई हो, तो एसडीपी या आरडीपी चढ़ा सकते हैं। बेस्ट एसडीपी रहता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा आता है और 40 से 50,000 एक साथ बढ़ा देता है, लेकिन ये 5,000 से 10,000 प्लेटलेट बढ़ा सकती है, ठीक है। उसके बाद में इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम, इसमें भी ट्रांसफ्यूजन का जो टाइम है बहुत कम लगता है, बहुत जल्दी चढ़ाना पड़ता है। तो ट्रांसफ्यूजन टाइम 15 से 30 मिनट। सिंगल आरडीपी को 5 से 7 मिनट में ही चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल जो आरडीपी रहती है, एक आरडीपी रहती है 5 से 7 मिनट में चढ़ा देंगे। सिंगल आरडीपी नॉट इफेक्टिव, सो सिंगल आरडीपी डज नॉट ट्रांसफ्यूज ऑलवेज 4 to 6 आरडीपी। कभी भी एक आरडीपी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है। सिंगल आरडीपी चढ़ाते हैं ना, एक सिर्फ एक आरडीपी कि एक चढ़ा दो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है, इसलिए कम से कम 4 चढ़ाते हैं। कभी भी हॉस्पिटल में देखा होगा तो 4 आरडीपी एक साथ लाते हैं ना, 4 लेके आते हैं, 4 आरडीपी क्या लेते हैं साथ में लेके आते हैं और चारों एक साथ चढ़ा देते हैं। तो सिंगल कभी भी इतनी इफेक्टिव नहीं रहती, इसलिए 4 लेके आते हैं। उसके बाद में स्टोरेज जो इसका टाइम है वो है +22 डिग्री सेल्सियस, +22 डिग्री सेल्सियस रहता है।
और ये कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, 5 दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं, 5 दिन तक इसको स्टोर किया जा सकता है, 5 दिन तक इसे स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके नेक्स्ट है क्रायोप्रेसिपिटेज। क्रायोप्रेसिपिटेज जो रहती है वो क्रायोप्रेसिपिटेज सेग्रेशन फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन, ये प्लाज्मा प्रोटीन से निकाली जाती है। ठीक है, क्रायोप्रेसिपिटेज जो होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन से अलग की जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन जो रहते हैं उनसे अलग की जाती है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में मैंने बताया थे अलग अलग पार्ट होते हैं स्टार्टिंग की क्लास में, जो स्टार्ट में बताए थे, तो ये उससे अलग किए जाते हैं, सेग्रेट किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं। तो इट कंटेन क्लोटिंग फैक्टर, इसके अंदर क्या रहते हैं, सिर्फ क्लोटिंग फैक्टर रहते हैं। तो फाइब्रिनोजन रहता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर रहता है और एड फैक्टर रहता है। ठीक है, तो ये यूज किया जाता है हीमोफीलिया के अंदर। अगर किसी पेशेंट को हीमोफीलिया है तो उसके अंदर ये यूज किया जाता है। तो फैक्टर हीमोफीलिया एक्ट फैक्टर रहता है, हीमोफिलिक पेशेंट फैक्टर के रहते हैं, फाइब्रिनोजन रहता है। तो ये क्लोटिंग फैक्टर के लिए, अगर किसी पेशेंट में क्लोटिंग फैक्टर की कमी है, पेशेंट हीमोफीलिया का पेशेंट है, उसमें क्लोटिंग फैक्टर की कमी आ गई है, तो उस पेशेंट के अंदर है ये क्रायोप्रेसिपिटेज चढ़ाया जाता है। ये प्लाज्मा से अलग किया जाता है। ये क्या किया जाता है, प्लाज्मा से भी अलग करके क्लोटिंग फैक्टर को सिर्फ निकाल लेते हैं और उसको चढ़ाते हैं, वही क्या कराते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेज कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि पीआरबीसी चढ़ाते हैं, आरबीसी ओनली आरबीसी रहता है, ऑल ब्लड में सब रहता है, उसके बाद में ऑल ब्लड में सब रहता है, उसके बाद में प्लेटलेट बता दिया, प्लाज्मा बता दिया, अब क्रायोप्रेसिपिटेज है। तो उसका यूज हीमोफीलिया के अंदर करते हैं। ट्रांसफ्यूजन टाइम 15 से 30 मिनट लगता है, सेम 15 से 30 मिनट तीनों के अंदर। स्टोरेज टाइम इसका 1 ईयर रहता है। स्टोरेज टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसका भी स्टोरेज जो टाइम है वो -40 डिग्री सेल्सियस रहता है, जितना प्लाज्मा का रहता था उतना ही है। चढ़ाने में टाइम भी 15 से 30 मिनट लगते हैं। 1 ईयर इसका स्टोरेज टाइम है, हीमोफीलिया के लिए देते हैं। नेक्स्ट है आपके ग्रेनुलोसाइट्स। अब है ग्रेनुलोसाइट्स, इट कंटेन ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी में से निकाले जाते हैं। ये ग्रेनुलोसाइट किससे निकाले जाते हैं, डब्ल्यूबीसी में से निकाले जाते हैं। इट यूज टू सेपरेट और ल्यूकोपीनिया, किसी पेशेंट को कब यूज किए जाते हैं, पेशेंट सेप्सिस में हो और क्या हो, ल्यूकोपीनिया हो, डब्ल्यूबीसी की कमी हो, डब्ल्यूबीसी कमी हो, तो ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये डब्ल्यूबीसी कि जिसके अंदर कमी हो उसको चढ़ाए जाते हैं। सिर्फ डब्ल्यूबीसी की कमी आ गई है उसको अंदर चढ़ाए। इट रियरली यूज बिकॉज इट कॉज इन्फेक्शन, ये बहुत कम यूज में लिए जाते हैं, बहुत कम रियरली यूज में चढ़ाए जाते हैं ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके एल्बुमिन। एल्बुमिन के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्बुमिन भी बहुत मात्रा में चढ़ाए जाते हैं। इट इज अवेलेबल इन मार्केट, ये तो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। इट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर, ये क्या करते हैं, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो ये जो एसाइटिस के पेशेंट है उसमें ज़्यादा मोस्टली चढ़ाए जाते हैं। तो ये किस में यूज किए जाते हैं, एसाइटिस जो उसको है उसको चढ़ाए जाते हैं। एनस्केरा है, एनसारका है, उससे चढ़ाया जाता है। लीवर फेलियर है, उन्हें चढ़ाया जाता है। हाइपो एल्बुमिनिया है, जिनमें एल्बुमिन की कमी है। हाइपो एल्बुमिनिया का मतलब हो गया एल्बुमिन की कमी होना। एनसार का एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जनरल स्वेलिंग देखने को मिलती है, और फ्लूइड का क्या हो जाता है, एक्युमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है। और क्या हो जाता है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। जनरलाइज स्वेलिंग देखने को मिलती है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है एनसार का, उसे कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड के कारण क्या पेशेंट में एडिमा देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, एडिमा आ जाएगा। तो उन पेशेंट को भी क्या एल्बुमिन चढ़ा सकते हैं। लीवर फेलियर का पेशेंट है
उसे भी एल्बुमिन चढ़ा सकते हैं। जिसके अंदर हाइपो मतलब कम है, हाइपो का मतलब होता है कम, किसका कम हो गया, एल्बुमिन की कमी हो गई, उनको चढ़ा सकते हैं। तो जिनको एल्बुमिन की कमी है उन्हें भी ये चढ़ा सकते हैं। एसाइटिस का जो पेशेंट है उसके अंदर भी हम एल्बुमिन चढ़ा सकते हैं। ठीक है, एसाइटिस तो सबको पता होगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, जमा होना, एब्डोमिनल एक्सेसिव एब्डोमिनल फ्लूइड। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड जमा हो जाना क्या कहलाता है, एसाइटिस। क्रॉस मैचिंग, अब है आपको क्रॉस मैचिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ब्लड चढ़ाने से पहले क्रॉस मैचिंग करनी पड़ती है। क्रॉस मैचिंग, पेशेंट सीरम प्लस डोनर ब्लड सेल्स, इसकी क्रॉस मैचिंग करते हैं। पेशेंट का सीरम और प्लस डोनर ब्लड सेल्स, पेशेंट ब्लड सेल्स एंड डोनर सीरम, ये क्रॉस मैचिंग करते हैं। कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट, इफ आरबीसी एग्लूटिनेशन अकर इन नॉट कंपैटिबल। ठीक है, ब्लड कैन नॉट ट्रांसफ्यूज, अगर आरबीसी एग्लूटिनेशन है अकर है तो उसको नॉट कंपैटिबल है, नॉट कंपैटिबल, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, ब्लड कैन नॉट ट्रांसफ्यूज। आरबीसी एग्लूटिनेशन डज नॉट अकर, अगर आरबीसी एग्लूटिनेशन डज नॉट अकर, कंपैटिबल है तो ब्लड कैन बी ट्रांसफ्यूज, तो उसके अंदर क्या ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी जो है उसके कारण हम, अगर इसके अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं है, कंपैटिबल नहीं है और इसके अंदर है तो उसके अंदर ब्लड चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में ब्लड ग्रुप्स, तो ब्लड ग्रुप में कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। तो सबसे पहला है रेड ब्लड सेल, टाइप ऑफ ब्लड ABO, एंटीबॉडीज प्लाज्मा। तो इसके अंदर जैसे A पॉजिटिव ब्लड है, ब्लड टाइप क्या है, A पॉजिटिव है, तो कौन सा दे सकता है, A पॉजिटिव दे सकता है और AB दे सकता है। और रिसीव किस से कर सकता है, ये किस से ब्लड ले सकता है, ए पॉजिटिव जो है ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, दोनों को दे सकता है, ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। और ये रिसीव किससे कर सकता है, ले किससे सकता है, खुद जो ए पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव इनसे ले सकता है। ठीक है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव और जो ए है, ये ए पॉजिटिव जो है वो ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव को दे सकता है। ठीक है, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, ए पॉजिटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ओ नेगेटिव से ले सकता है, ये चार से ब्लड ले सकता है। ठीक है, उसके बाद में ओ पॉजिटिव जो है सबको ब्लड दे सकता है, ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, तो ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, तो सारों को ब्लड दे सकता है, सिर्फ पॉजिटिव वालों को। और ये जो ब्लड ले सकता है सिर्फ अपने आप का ब्लड ले सकता है, ओ पॉजिटिव का और ओ नेगेटिव का ब्लड ले सकता है। तो ये कौन सा हो गया, यूनिवर्सल डोनर हो गया, ये यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर है ओ, लेकिन अगर ओ प्लस, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव का पूछे कौन सा दोनों ऑप्शन में आए तो ओ नेगेटिव करना, क्योंकि ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव सबको दे सकता है। ओ नेगेटिव जो है वो एवरीवन को दे सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सबको दे सकता है। तो इसलिए यूनिवर्सल डोनर अगर माना जाए तो ओ नेगेटिव पहले आएगा, अगर ओ नेगेटिव नहीं है तो ओ पॉजिटिव लिख सकते हो ऑप्शन में। उसके बाद में बी जो है वो बी पॉजिटिव से दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, लेकिन ब्लड ले सकता है वो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। उसके बाद में जो है आपके
ए बी पॉजिटिव जो है वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, और जो ले सकता है वो सबसे ले सकता है। ए बी पॉजिटिव ऐसा जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड ले सकता है। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिसिप्ट हो गया, मतलब सबसे ब्लड ले सकता है। ए बी पॉजिटिव है, सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए वो यूनिवर्सल रिसिप्ट है। मतलब किसी का भी ब्लड चढ़ा दो, अगर ए बी पॉजिटिव पेशेंट, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सीरियसली एक्सीडेंट पेशेंट हो गया और ए बी पॉजिटिव का पेशेंट है और उसको ब्लड चढ़ाना है, तो उसका किसी का भी ब्लड चढ़ा दो बिना क्रॉस मैचिंग किए, वो चल जाएगा, उसका किसी का भी ब्लड चढ़ सकता है। इसके बाद में ओ नेगेटिव है, सॉरी ए नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है, और ए भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है। ठीक है, तो ए नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को दे सकता है, और ये दोनों से ले सकता है। ए नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है, और ओ नेगेटिव से कोई भी पॉजिटिव ब्लड नहीं लेगा। नेगेटिव वाला कभी भी पॉजिटिव से ब्लड नहीं लेता है। ठीक है, नेगेटिव वाला नेगेटिव से ही ब्लड लेता है, ये और ध्यान रखना, नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से ही ब्लड लेता है। तो ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। ओ नेगेटिव जो है एवरीवन से ब्लड ले सकता है। ठीक है, ओ नेगेटिव एवरीवन को ब्लड दे सकता है, सॉरी, ओ नेगेटिव गिवन, यहाँ गिवन को मतलब एवरीवन को सब ब्लड दे सकता है, सभी को ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर उसको ब्लड लेना हो तो सिर्फ अपने आप का ओ नेगेटिव का ही ब्लड ले सकता है। तो सबसे जो रेयर, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ आती है, क्योंकि किसी को ओ नेगेटिव का ब्लड नहीं मिल पाता, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। ओ नेगेटिव बहुत कम मात्रा में ब्लड मिलता है, तो ओ नेगेटिव जिसका ब्लड है वो सिर्फ ओ नेगेटिव का ही ब्लड ले सकता है, खुद का ही ब्लड ले सकता है। मतलब कोई जो ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव उसी का ही ब्लड ले सकता है, बाकी दे सबको सकता है, सबको डोनेट कर सकता है वो। उसके बाद में है बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव दे सकता है और ले सकता है सिर्फ बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव का। और ए बी नेगेटिव जो है वो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव दोनों को दे सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ ए बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, सब नेगेटिव का ब्लड ग्रुप ले सकता है, नेगेटिव वाला। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव का लेता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का ले सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसके चढ़ा सकते हैं, आप इसका ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है पॉइंट रिमेंबर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में देने चाहिए। तो पहला पॉइंट है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैन रिसीव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है, जो अभी मैंने बताया था, वो कैन रिसीव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है। पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप वाला पेशेंट है वो पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है, नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। एंड डोनेट ओनली पॉजिटिव, और डोनेट किसको करेगा, ओनली पॉजिटिव को ही करेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही डोनेट करेगा। नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेट बोथ, नेगेटिव जो यहाँ पे बताया नेगेटिव दोनों को कर सकता है, कैन बी बोथ रिसीव ओनली नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला दोनों को डोनेट कर सकता है, पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, नेगेटिव को डोनेट कर सकता है, लेकिन रिसीव करेगा ओनली नेगेटिव, यानी नेगेटिव का ही रिसीव करेगा। उसके बाद में यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल रिसिप्ट जो होता है, रिसिपेंट जो रिसीव करने वाला, वो ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। ऑलवेज चेक द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ब्लड चढ़ाने से पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चेक करना चाहिए। मेंटेन एस्टिक स्टाइल टेक्निक ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाते समय स्टाइल टेक्निक का यूज करना चाहिए। चेक द ब्लड बैग,
चेक द ब्लड बैग फॉर एनी लीकेज, लीकेज का ध्यान रखना है, ब्लड बैग को अच्छे से चेक करना है, कोई लीकेज तो नहीं है, कलर चेंजेस तो नहीं है, कंसिस्टेंसी कैसी है, क्लॉटिंग तो नहीं हो रहा है ब्लड। उसके बाद में एक्सपायरी डेट तो एक्सपायर तो नहीं हो गया, एक्सपायरी डेट देखनी है। इफ एनी इज प्रेजेंट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड होल्ड, ब्लड अगर इसमें से कुछ प्रेजेंट है, इसमें से कुछ प्रॉब्लम है ये वाली, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं चढ़ाना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज स्टार्ट ओनली द प्रेजेंस ऑफ 2 रजिस्टर्ड नर्स, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसके सामने चढ़ा सकते हैं, तो 2 रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज स्टार्ट ओनली द प्रेजेंस ऑफ 2 रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए। नो सिचुएशन और ड्रग्स मिक्स विद द ब्लड, और कभी भी कोई भी ड्रग्स ब्लड के साथ में मिक्स नहीं करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सेप्ट नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं उस लाइन से, और कुछ ड्रग्स वगैरह दवाई वगैरह इंजेक्शन वगैरह नहीं देना चाहिए। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑलवेज चेक ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, TTI चेक करना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले TTI चेक करना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन चेक करना चाहिए, हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस सी चेक करना चाहिए, बी और सी चेक करना चाहिए, मलेरिया, HIV और सिफिलिस ये चेक करना चाहिए। उसके बाद में ऑलवेज यूज ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, ब्लड BT सेट से ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ाना चाहिए। BT सेट आता है, फिल्टर लगा रहता है जिसके अंदर, फिल्टर साइज इज 200 माइक्रोमीटर, ठीक है, उसकी फिल्टर साइज कितनी रहती है, 200 माइक्रोमीटर रहती है। यूज ए न्यू BT सेट, हमेशा नया BT सेट यूज में लेना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट बोलते हैं। BT सेट का मतलब हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। कैनुला यूज फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अडल्ट के लिए 18 नंबर का कैनुला लगाना चाहिए, ठीक है, 18 नंबर का कैनुला 18 अडल्ट के लिए, अडल्ट के लिए 18 नंबर का कैनुला, और चिल्ड्रन के लिए 18 नंबर का कैसा होता है कैनुला, तो 18 नंबर का जो कैनुला होता है वो होता है ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का होता है 18 नंबर का, ठीक है। चिल्ड्रन में 20 नंबर का, 20 नंबर का जो होता है वो होता है पिंक कलर का, ठीक है, 20 का होता है पिंक। और इन्फेंट में 22 नंबर का कैनुला यूज करना चाहिए। 22 जो होता है वो होता है आपके ब्लू, ब्लू कलर का कैनुला होता है। न्यूबॉर्न में 24 नंबर का कैनुला यूज करना चाहिए। जो 24 नंबर का कैनुला होता है वो होता है येलो, येलो कैनुला होता है, ठीक है। तो 24 येलो, 22 ब्लू, 20 पिंक, 18 नंबर ग्रीन, बचा कौन सा 16। 16 नंबर का जो कैनुला होता है, 16 नंबर का जो कैनुला होता है वो होता है आपके ग्रे कलर का, ग्रे कलर का होता है। उसके बाद में 14 नंबर का जो कैनुला होता है वो होता है आपके ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का होता है। 14 नंबर का ऑरेंज कलर का कैनुला होता है। तो कैनुला का ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से कलर का कैनुला कितने नंबर का होता है। तो 14 सबसे इंपॉर्टेंट, एडल्ट में 18 नंबर की कैनुला से चढ़ाते हैं तो उसका कलर जो ऊपर का कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद में सबसे जो बड़ा होता है, सबसे बड़ा वो ऑरेंज कलर का होता है। शॉर्ट में याद कर सकते हो OG, G, P, B, Y, OGG, PBY, इसे याद कर सकते हो कि ये है 14, इसके बाद में 16, 18, 20, 22, 24, है ना। OGG, PBY से आप याद कर सकते हो। ग्रे और ग्रीन, ठीक है। 14 नंबर का जो आता है, 16 नंबर का ग्रीन आता है, 18 नंबर का ग्रीन आता है, 16 नंबर का ग्रे आता है, ठीक है। इस तरह से तो इन न्यू बॉर्न्स के अंदर 24 नंबर का कैनुला लगाते हैं, इन्फेंट के अंदर 22 नंबर का, और चिल्ड्रन के अंदर 20 का, और अडल्ट के अंदर, तो सबसे छोटे से स्टार्ट करना है, न्यू बॉर्न, इन्फेंट, चिल्ड्रन, अडल्ट, आपको याद रह जाएगा ऐसे।
उसके बाद में नीडल यूज फॉर द ब्लड डोनेशन, 16 नंबर की नीडल का यूज करना चाहिए जब ब्लड डोनेशन के लिए आप ब्लड निकालते हो तो 16 नंबर की नीडल का यूज करना चाहिए। असेसमेंट फॉर वाइटल साइन ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय वाइटल साइंस हमेशा चेक करना चाहिए। टीपीआर बीपी जो है चेक करते रहना चाहिए। उसके बाद में प्री असेसमेंट 5 मिनट बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड चढ़ाने से 5 मिनट पहले वाइटल साइन चेक करने हैं। उसके बाद में सेकंड जो है 5 मिनट बाद में, ठीक है, 5 मिनट आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थर्ड जो है 15 मिनट आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनिशिएशन, ब्लड चढ़ने के 15 मिनट के अंदर। उसके बाद में फोर्थ है 30 मिनट आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनिशिएशन, फोर्थ है जो 30 मिनट बाद में, 15 मिनट बाद में, 5 मिनट बाद में, 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद में, ठीक है। उसके बाद में ब्लड रिएक्शन अकर मोस्टली ड्यूरिंग द स्टार्टिंग 15 मिनट, जो ब्लड रिएक्शन होती है वो मोस्टली कब होती है, 15 मिनट के अंदर अंदर हो जाती है, जब स्टार्ट करते हैं तभी। सो स्टार्ट द ब्लड इन द इनिशियल फेज इज स्लोली, तो स्टार्ट में कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए, जो स्टार्टिंग की जो 15 मिनट रहती है, उसी के अंदर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो उस टाइम ब्लड को स्लोली चढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो स्पीड क्या होना चाहिए, 1 से 2 ml पर मिनट, 1 से 2 ml पर मिनट की होनी चाहिए स्पीड 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए 1 से 2 ml पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। 15 to 30 ml इन इनिशियल 15, कितना जाना चाहिए, जो स्टार्टिंग की 15 मिनट है उसमें 15 से 30 ml के करीब ब्लड जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। Blood bag are always kept in the blood bank refrigerator. It can't be placed in the ward refrigerator or kitchen refrigerator. तो कभी भी ब्लड बैंक के जो रेफ्रिजरेटर है वहीं पे ब्लड रखना चाहिए, किचन वाले और वार्ड वाले फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ब्लड शुड बी स्टार्ट विद इन 30 मिनट आफ्टर द इशू फ्रॉम द ब्लड बैंक, ब्लड बैंक से इशू करने के बाद में 30 मिनट्स के अंदर ब्लड चढ़ा देना चाहिए। इफ द ट्रांसफ्यूजन कैन नॉट बी इनिशिएट विद दिस टाइम पीरियड ऑफ इट शुड बी रिटर्न टू द ब्लड बैंक, अगर इस 30 मिनट के अंदर नहीं चढ़ा रहे हो तो वापस ब्लड बैंक में भेज देना चाहिए। ब्लड बैंक शुड बी नॉट बी वार्म ऑन ए ब्लैंकेट और स्किन सरफेस लाइक द एब्डोमेन एक्जिला, इसके द्वारा ब्लड को कभी भी क्या करना नहीं वार्म करना चाहिए, ठीक है। ब्लैंकेट, स्किन सरफेस लाइक एब्डोमेन एक्जिला, माइक्रोवेव, हॉट एयर ओवन etc इनके द्वारा नहीं करना चाहिए। इफ इट नीडेड वार्म इज ब्लड बैंक वार्मर ओनली, ब्लड बैंक में एक वार्मर रहता है उसके द्वारा वार्म किया जा सकता है, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो। इफ ए फीवर इज मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन देन होल्ड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार चढ़ गया है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रोक देना चाहिए, ठीक है, स्टॉप कर देना चाहिए। बिकॉज द फीवर में बी रिजल्ट ऑफ द हीमोलाइटिक रिएक्शन, और फीवर आया है तो इसका मतलब है हीमोलाइटिक रिएक्शन हो रही है, पेशेंट के अंदर हीमोलाइटिक रिएक्शन हो गई है, तो इसके लिए अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है तो रोक स्टॉप कर देना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके द ब्लड बैग इज मेड अप ऑफ पोलिलियन और क्लोराइड, पोलिलियन क्लोराइड से बना होता है, PVC से बना होता है, ठीक है, पोलिलियन क्लोराइड विच इज नॉट रिजेबल सो इट इज डिस्कार्ड इट द येलो बिन, येलो डस्टबिन जो होता है उसके अंदर इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, येलो डस्टबिन के अंदर, ठीक है। और BT सेड शुड बी डिस्कार्ड इन द रेड बैग, और जो BT सेड होता है उसको रेड बैग में, और जो ब्लड बैग होता है उसको येलो डस्टबिन के अंदर डिस्कार्ड करना चाहिए। इफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट कंप्लीट ड्यू टू एनी रीजन द रिमेनिंग ब्लड शुड बी रिटर्न टू द ब्लड बैंक, अगर किसी कारण से ब्लड नहीं चढ़ाया तो ब्लड बैंक में वापस भेज दो। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड इन 14 जून, जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है
वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट इन 14 जून और नेशनल वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन डे इज 1 अक्टूबर। नेशनल वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन 1 अक्टूबर को किया जाता है। नेशनल डोनर डे इज 14 फरवरी। नेशनल डोनर डे 14 फरवरी। एवरेज ब्लड वेट, एवरेज डोनर वेट इज 48 kg बोथ मेल एंड फीमेल। अगर एवरेज पूछे तो 48 kg नॉर्मल बोल सकते हैं। टाइप ऑफ डोनर, ऑटोलॉगस डोनर हो सकता है, ब्लड सेवरेज हो सकता है, डेजिनेटेड डोनर हो सकता है। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर पहला है इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, साइन एंड सिम्टम। तो बैक एक होगा, अर्ली साइन सिम्टम, आयरन ओवरलोड हो जाएगा, इचिंग हो सकती है, टेकिकार्डिया हो सकता है यानी हार्ट रेट ज़्यादा हो सकती है, एचआर इंक्रीज हो सकती है, हार्ट रेट ज़्यादा हो सकती है, रेसेस हो सकते हैं, टेकीपीनिया हो सकता है, रेस्पिरेशन जो है वो ज़्यादा होना, रेस्पिरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाना, टेकीपीनिया हो सकता है, हाइज या यूटिकेरिया, हे फीवर वगैरह हो सकता है। उसके बाद में पेशेंट में रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकता है, डायफोरेसिस यानी पसीना आना, डिप्सिया देखने को मिल सकता है, सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है, डिप्सिया, रेस्टलेसनेस, यूटिकेरिया वगैरह हो सकता है। उसके बाद में इंटरवेंशन क्या करना चाहिए, बचने के लिए क्या करना चाहिए, इमीडिएट स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सबसे जल्दी ब्लड को रोक देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। आईवी इन्फ्यूजन, नॉर्मल सलाइन, सो पेटेंट द आईवी रूट्स। आईवी इन्फ्यूजन में एनएस दे सकते हो, ठीक है, एनएस यानी नॉर्मल सलाइन, एनएस दे सकते हो आईवी लाइन को पेटेंट करने के लिए। इन्फॉर्म द डॉक्टर, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। चेक वाइटल साइंस करना है, वाइटल साइंस को चेक करना है। गिव द ड्रग्स एज पर ऑर्डर, जो डॉक्टर ने दवाई दी है उसको देना है। उसके बाद में टेक ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल ब्लड टेस्ट के लिए और यूरिन टेस्ट के लिए लेना है सैंपल्स। सेंड द ब्लड बैग बीटी सेट टू द ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के अंदर ये ब्लड बैग और बीटी सेट दोनों को भेजना है और डॉक्यूमेंटेशन करना है रिएक्शन को, ठीक है, आपके नर्सिंग नोट्स में। उसके बाद में नेक्स्ट है हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया क्या होता है, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए तो उसमें ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए उसे हाइपरवोलेमिया कहते हैं। तो इज यूजुअली अकर ड्यू टू रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ज़्यादा जल्दी फास्ट ब्लड चढ़ाया तो हाइपरवोलेमिया हो सकता है। कार्डियक, रीनल, हेपेटिक, पीडियाट्रिक पेशेंट आर हाई रिस्क ऑफ हाइपरवोलेमिया, इनके अंदर ज़्यादा रहती है। उसके बाद में हाइपोकैल्सीमिया, सिट्रेट CPDA कंपोनेंट बाइंड विद द कैल्शियम रिजल्टिंग द लो सीरम कैल्शियम लेवल, इसके कारण क्या कैल्शियम कम हो सकता है। हाइपोकैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम का कम हो जाना। हाइपरकैलीमिया, पोटेशियम ज़्यादा हो सकता है, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम रिलीज इन द ब्लड ड्यू टू RBC डिस्ट्रक्शन, RBC के डिस्ट्रक्शन के कारण पोटेशियम ज़्यादा रिलीज होता है। इट यूजुअली अकर ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड मोर देन 3 वीक्स, हिमोलाइटिक रिएक्शन ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन के कारण हो सकता है। सेप्टिसीमिया हो सकता है, इट अकर ड्यू टू प्रोलॉन्ग इन्फ्यूजन टाइम, ज़्यादा इन्फ्यूजन टाइम के कारण सेप्टिसीमिया हो सकता है। यूज द अनस्टेरल टेक्निक के कारण हो सकता है। आयरन ओवरलोड हो सकता है, इट लेट कॉम्प्लिकेशन इज मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिप्लेसमेंट इज 50% ब्लड इज 24 आवर्स। लॉन्ग टर्म ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी इज आयरन एंटीडोट डिफ्लेक्शन इज यूज सच एज टाइप ऑफ इनकेस, क्या ज़्यादा टाइम से ब्लड चढ़ाने से आयरन का ओवरलोड हो सकता है, इसके लिए एंटीडोट दे सकते हैं आप, डाइफेरेक्सोमाइन करके आती है, डीफेरेक्सोमाइन, ये आयरन की एंटीडोट होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।